जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के इस सीरीज का आज सेट नंबर 4 है। यदि आप लोगों ने 3 पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, जाकर उसे अवश्य देख लें। आज हम लोग दोस्तों सेट नंबर 4 करेंगे, जो केवल जीके और जीएस के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है एयर कंडीशन हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मानक ताप दीप्त बल्बों के स्थान पर सीएफएल बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और डी कह रहा है सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए मेरे दोस्तों हमें एयर कंडीशन हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है पूछा है। मेंढक, मृदा, पुष्प, कीट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वह हो जाएगा मृदा। मृदा दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। बता दूं दोस्तों कि जो 2022 में 99 सेट में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसी का आज हम लोग 18/8/2022 के प्रश्न को कर रहे हैं दोस्तों। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। बताइए दोस्तों कि भारत के वित्तीय बजट में कौन शामिल नहीं है। साख नियंत्रण, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए साख नियंत्रण भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। इस पर जो नियंत्रण होता है दोस्तों वह आरबीआई के अधीन होता है। साख मतलब ऋण होता है। याद रखिएगा दोस्तों, साख मतलब ऋण, और ऋण पर किसका नियंत्रण होता है, तो ये नियंत्रण होता है आरबीआई का। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। लेड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी बिल्कुल सही जवाब होगा कैल्शियम। याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत सरकार निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। प्रश्न दोस्तों कि जो ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन है दोस्तों, यह किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ग्रामीण अवसंरचना विकास की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह हुई थी
1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? तो इसका मुख्यालय मुंबई था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन क्या महाराष्ट्र में पाया जाता है, तेलंगाना में पाया जाता है, नागालैंड में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन होता है दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 42.45%, और गुजरात में इसके बाद अधिक पाया जाता है जो 23.66% होता है। 23.66% गुजरात में, और 42.45% बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वन उसे कहते हैं दोस्तों कि जो ऐसे वृक्ष हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं, उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। और यह पेड़ बहुत बड़े नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। करें कि अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर होती है? तो अश्वशक्ति मेरे दोस्तों 746 वाट के बराबर होती है, और इसकी खोज किया था मेरे दोस्तों जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने 18वीं शताब्दी में किया था। किस शताब्दी में किया था? 18वीं शताब्दी में किया था। और बता दें कि जेम्स वाट मेरे दोस्तों स्कॉटलैंड का था, याद रखिएगा। अश्वशक्ति मतलब एचपी होता है दोस्तों, तो इसका 746 वाट होता है। इसकी खोज किसने किया था सबसे पहले? तो किया था जेम्स वाट ने, 18वीं शताब्दी में किया था। और यह जेम्स वाट दोस्तों स्कॉटलैंड का रहने वाला था। इतनी पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है मेरे दोस्तों कि किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? करे दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना क्या राजा राम मोहन राय ने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वह हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय ने। करे कि 28 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की मेरे दोस्तों। इसका उद्देश्य था मूर्ति पूजा की निंदा करना, मतलब ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे मेरे दोस्तों। और 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज 28 अगस्त 1828 में कलकत्ता में किया था, और 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पर रोक लगाए थे राजा राम मोहन राय ने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा गया है। करे दोस्तों कि एक वस्तु है जिसको मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब अभिलक्षणों को निरूपित करता है? करे दोस्तों कि जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और छोटा बनता है, आभासी और बड़ा बनता है, या वास्तविक और बड़ा बनता है, या आभासी और अत्यधिक छोटा बनता है? तो बता दें दोस्तों कि जब फोकस तल पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब दोस्तों आभासी
और अत्यधिक छोटा बनता है और बहुत दूर भी बनता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और खाली स्थान है दोस्तों अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। कह रहे दोस्तों कि 1950 में कितने न्यायाधीश और कितने मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे 1950 के मूल संविधान में। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसकी संख्या एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत विकल्प का चयन करें। करें दोस्तों कि जो विद्यालयों में यौन शिक्षा दी जाती है तो उसमें करें कि उनके उल्लेख दिए गए इसमें से कौन गलत है वही बताना है। पहला इसका है ऑप्शन दोस्तों, अपने शरीर में होने वाले, यहाँ में रहेगा दोस्तों, अपने शरीर में होने वाले दबाव के बारे में जानकर एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। विभिन्न मिथ्या और भ्रांतियों को दूर करना चाहिए। यौना आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तनों को जानना चाहिए। या डी कह रहा है यौन शोषण की जानकारी देना चाहिए। तो इसका गलत जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, कि अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकर एक दूसरे की मजाक उड़ाने लगते हैं। यही इसका गलत है दोस्तों। हाँ, गलत ही पूछा हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है। याद रखिएगा, नहीं पूछा है, समावयव नहीं है मेरे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दू एथिल पेंटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, दू एथिल पेंटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न है दोस्तों, सहसंयोजी यौगिक समानतः निम्न में से कौन सा गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। बताइए दोस्तों कि सहसंयोजी यौगिक समानतः निम्न में से कौन सा गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। सी कह रहा है ये आयन नहीं बनते हैं या बनाते हैं। ए कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, एक कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के करने के लिए पंचायत राज प्रणाली को नींव के रूप में परिकल्पित करता है। बताइए दोस्तों कि जो भारत का संविधान संशोधन है वह ग्राम सभा के राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए शक्तियों के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में कौन परिकल्पित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 73वां संविधान संशोधन। बता दें दोस्तों कि ग्राम पंचायत के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था।
कब किया गया था मेरे दोस्तों? 1992 में किया गया था और भाग 9 में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? भाग 9 में शामिल किया गया। और कह रहे हैं दोस्तों कि 11वीं सूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और ग्राम पंचायत का जो गठन है मेरे दोस्तों वह अनुच्छेद 40 के तहत है। याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। भाग 9 में इसका दोस्तों शामिल किया गया और इसको 11वीं सूची में जोड़ा गया तथा ग्राम पंचायत का जो गठन है मेरे दोस्तों अनुच्छेद 40 में वर्णित है। इतना प्रश्न इससे बन सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15। डाबे राइनर के त्रिक की उपलब्धियां क्या थीं? बताइए दोस्तों कि डाबे राइनर के त्रिक की उपलब्धियां क्या थी मेरे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। तत्वों गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया था मेरे दोस्तों इन्होंने। डाबे राइनर के त्रिक की उपलब्धि यही थी, याद रखिएगा। और इन्होंने अपना नियम 1817 ईस्वी में दिया था, याद रखिएगा ये भी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? बताइए दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल मणिकर्ण है, तारापुर, बोकारो, कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिकर्ण। क्या हो जाएगा? मणिकर्ण हो जाएगा। अब मणिकर्ण मेरे दोस्तों बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है मेरे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर यह भूतापीय ऊर्जा है दोस्तों, याद रखिएगा। एक बार पुनः सुनेंगे दोस्तों। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर यह बनाया गया है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17। किसी दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई यल है। यह यल है दोस्तों। किसी दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई यल और प्रतिरोध आर है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 3/2r। क्या होगा दोस्तों? 3/2 इंटू आर होगा इसका सही आंसर। क्योंकि दोस्तों प्रतिरोध जिससे तार का प्रतिरोध क्या करता है? बढ़ता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18। पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा किसकी पूजा की जाती है? बताइए दोस्तों कि जो पोंगल त्योहार है उस समय किसकी पूजा लोग करते हैं? भगवान शिव की, चंद्रमा की, दुर्गा की या सूर्य की? तो पूजा किसकी की जाती है मेरे दोस्तों? सूर्य की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। और बता दें दोस्तों कि जो पोंगल का त्योहार है वह फसल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। पोंगल का अर्थ होता है दोस्तों अधिक बह जाना और सूर्य देव की ये लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों कि सॉरी दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, 10 नहीं है, यह 19 है। करे 10 सअभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है? करे दोस्तों बताइए कि यदि कोई भी सअभाज्य संख्याएं होंगी दो तो उसका
महत्तम समापवर्तक मतलब HCF क्या होगा? तो उसका HCF मेरे दोस्तों हमेशा एक होता है। क्या होता है? हमेशा एक होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? पैगंबर नूर, पैगंबर मोहम्मद या अब्राहम? बताइए दोस्तों, इसका क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? बताइए दोस्तों कि प्रजनन के लिए कौन बीजाणुओं का उपयोग करता है? फर्न, अमीबा, खमीर या आम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों फर्न। क्या हो जाएगा? फर्न बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्न है दोस्तों जो प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? बहुत ही वीआईपी प्रश्न बनेगा दोस्तों, और कि ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं हो जिसमें इससे प्रश्न न बना हो दोस्तों। अनुच्छेद 51A, क्या इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं, शिक्षा का अधिकार आता है, या मौलिक कर्तव्य आता है दोस्तों, या शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वह हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। क्या होगा दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों बता दें कि USSR से लिया गया है। पहले संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन इस समय वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या मेरे दोस्तों 11 है, और इसको अनुच्छेद 51A के तहत माना गया दोस्तों, रखा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर, और भाग 4 क के तहत। किसके तहत दोस्तों? भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है दोस्तों कि एक AC जनरेटर सिद्धांत पर काम करता है। करे AC जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? धारावाही चालक बल पर, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर, या विद्युत चुंबकीय पर? तो AC जनरेटर जो सिद्धांत काम करता है दोस्तों, यह काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर। याद रखिएगा किस पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक या प्रेरण के सिद्धांत पर मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, कूट का प्रयोग करना होगा दोस्तों इसमें। तो पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्रीय सर्वाधिक प्रबल होती है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। और तीसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं। तो बताइए दोस्तों इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या केवल एक है, क्या केवल बी है, या ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों? तो इसका ऑप्शन फिर से देखते हैं दोस्तों। यह रहे आपके पास 3 ऑप्शन, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और सी दोनों। कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और सी है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं।
तो आइए देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो ये दे रखा है चौथे ऑप्शन में, बी और सी दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। बताइए दोस्तों कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। तो यह उत्सर्जित होती है दोस्तों दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह उत्सर्जित होती है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे 25 प्रश्न जो जीके और जीएस के केवल प्रश्न थे दोस्तों। इसमें करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को नहीं कराता हूं मैं दोस्तों, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो 6 महीने या साल भर का करेंट आप लोग पढ़ते रहिए, उसी में से आ जाएगा। बाकी मैं जितने भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स से प्रश्न आए हैं दोस्तों, केवल उन्हीं को करते हैं। और दोस्तों सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।